सरकार ने एजेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 लागू कर दिया है, यानी एक तरीके की इमरजेंसी जिसमें सरकार प्रोडक्शन, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करती है। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद हो जाने के बाद भारत में एलपीजी की सप्लाई खतरे में है, क्योंकि भारत अपनी 85% एलपीजी इंपोर्ट इसी रास्ते से करता है, जो कि अब ब्लॉक हो चुका है। तो दोस्तों, हर एक पॉइंट पे बात करेंगे, एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे, और जो भी साथी प्यारे एस्पिरेंट इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो देखिए, अभी जो वॉर चल रही है ईरान, इजराइल और यूएस की, उस वॉर में ईरान ने साफ बोल दिया था कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दूंगा, क्योंकि इस पे मेरा कंट्रोल है। और ईरान ने यही किया है। तकरीबन 8 से 10 दिन हो चुके हैं। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉक हो जाने से भारत में एलपीजी का शॉर्टेज हो चुका है। एलपीजी की सप्लाई बहुत कम हो चुकी है, जिसकी वजह से महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ब्लैक में कई जगह पे सिलेंडर 3-3 हजार रुपए के भी मिल रहे हैं। देखिए बच्चों, तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में आप लोग देखोगे इंडिया का एलपीजी तकरीबन 85% के आसपास इसी रास्ते से आता है। उसके बाद आप लोग देखोगे, जैसे सिचुएशन आई, जैसी गंभीरता सामने आई कि भैया अब इंपोर्ट तो हो नहीं पा रहा है, तो हमारे देश में शॉर्टेज होने वाली है इस तरीके के सिलेंडर की, तो भारत ने, सरकार ने एजेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 लागू कर दिया। बताऊंगा मैं आपको, एक एक पॉइंट बताऊंगा कि ये एक्ट आखिर है क्या। और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ने साफ कह दिया, यानी कि हरदीप सिंह पुरी, जिनको आप जानते हो पेट्रोलियम मिनिस्टर के नाम से, उन्होंने यहां पर साफ बोल दिया कि जितनी भी हमारी घरेलू कंपनियां हैं वो अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाएं, और जितने भी लोग हैं थोड़ा संभल के एलपीजी का इस्तेमाल करें, क्योंकि शॉर्टेज काफी ज्यादा होने वाली है। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं गवर्नमेंट इमरजेंसी जो लगाई गई है 1955 की, इसमें कौन कौन से प्रोविजंस हैं। देखिए, 1955 का जो एक्ट है, एजेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, इसका सेक्शन 3 एक तो ये लागू किया गया है, और दूसरा आप लोग देखोगे पेट्रोलियम प्रोडक्शन ऑर्डर 1999, ये दो एक्ट लागू किए गए हैं फिलहाल हमारे भारत में। ठीक है, अब देखिए इसके प्रोविजंस क्या है, यानी कि गवर्नमेंट को क्या क्या अधिकार मिल जाते हैं अगर ये एक्ट लागू किया जाए। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, रेगुलेट प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन को कंट्रोल करेगी, स्टोरेज को कंट्रोल करेगी, और डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करेगी, यानी कि वितरण को कंट्रोल करेगी। देखिए, प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन, प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन को कंट्रोल करेगी। इसका क्या मतलब होता है, देखिए बच्चे, अब जब रिफाइनरी कंपनीज होती है ना, वो कच्चे तेल को जब रिफाइन करती है तो बहुत सारे प्रोडक्ट निकलते हैं। तो यहां पे बोला गया है कि भाई आप प्रोडक्शन है ना, सिर्फ और सिर्फ एलपीजी का करो, यानी कि ज्यादा से ज्यादा एलपीजी का करो, जब तक कि किसी और इंडस्ट्री में आपकी जरूरत नहीं हो तब तक वहां पे प्रोडक्शन मत करो। कहने का मतलब ये है कि मेरे पास 5 लीटर 5 बाल्टी पानी पड़ा है, तो मैं नहाने पे क्यों इस्तेमाल करूं, एक हफ्ते के लिए 5 लीटर पानी, 5 बाल्टी पानी सिर्फ पीने में इस्तेमाल करूंगा ना। तो यहां पर बोला गया है कि भैया देखो, जो कच्चे तेल का उत्पादन आप लोग कर रहे हो, रिफाइन कर रहे हो, तो एलपीजी ज्यादा से ज्यादा बनाओ, ना कि दूसरे प्रोडक्ट बनाओ। ठीक है बच्चे, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में भी बहुत सारा प्रोडक्ट जाता है, जैसे कि आप देखो एक प्रोपेन होता है, ठीक है बच्चे, एक प्रोपेन होता है, एक ब्यूटेन होता है। अब इनका इस्तेमाल किया जाता है पेट्रोकेमिकल कंपनी में। तो यहाँ पे रिफाइनरीज को बोल दिया गया कि भैया ये ब्यूटेन प्रोपेन मत बनाओ, और ज्यादा से ज्यादा उन रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके आप लोग एलपीजी बनाओ। तो ये प्रोडक्शन हो गया। स्टोरेज की बात किया जाए तो हर एक देश में स्टोर करके रखा जाता है इमरजेंसी के वक्त के लिए। तो बोला गया है कि भाई कम से कम स्टोर करके रखो, और ज्यादा से ज्यादा फिलहाल पब्लिक को आप लोग एलपीजी दो। डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है कि डिस्ट्रीब्यूशन में देखोगे आप कि 13% इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है एलपीजी हमारे देश में, और 87% घरों में इस्तेमाल होता है। तो बोला गया कि डिस्ट्रीब्यूशन में आप इंडस्ट्रीज को बंद कर दो भैया, अभी ज्यादातर घरों को दो, क्योंकि खाना ज्यादा जरूरी है। तो उत्पादन को भी कंट्रोल कर रही है, स्टोरेज को भी कंट्रोल कर रही है, और डिस्ट्रीब्यूशन को भी कंट्रोल कर रही है। क्लियर पॉइंट बच्चे, ये सारे के सारे एक्शंस हमारे सरकार के द्वारा लिए जा चुके हैं। अब देखिए यहां पे क्या क्या किया जाएगा, जो मैंने आपको बताया वही चीजें हैं। क्या बोल रही है सरकार रिफाइनरी कंपनीज को कि भैया मैक्सिमम एलपीजी प्रोडक्शन करो, ताकि कमी को पूरा किया जा सके। उसके बाद प्रोपेन और ब्यूटेन जो है उसका सिर्फ और सिर्फ एलपीजी में इस्तेमाल करो, एलपीजी बनाने के लिए इस्तेमाल करो। उसके बाद आप लोग देखो पेट्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरिंग को, जैसे कि प्लास्टिक वगैरह बनाते हैं, उनमें भी इस्तेमाल होता है प्रोपेन ब्यूटेन। तो उनको आप नहीं बेचोगे कुछ भी जब तक एलपीजी की पूरी पूर्ति नहीं कर लो। उसके बाद आप लोग क्या देखोगे, जो रिफाइनरी कंपनीज हैं इनको क्या बोल दिया गया है कि आप लोग सरकारी डिस्ट्रीब्यूटर को ही बेचोगे, यानी कि प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूटर को एलपीजी अगर आप
आप लोग दे देते हो तो वो क्या करते हैं, वो स्टोर करके रख लेते हैं, कालाबाजारी करेंगे नहीं, आप सरकारी कंपनी को ही बेचोगे, सरकारी कंपनी को ही दोगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, ऑयल मार्केटिंग कंपनी, ऑयल मार्केटिंग कंपनी बोलते हैं, जिसको आप लोग देखोगे इंडियन ऑयल हो गया, आप लोग भारत पेट्रोलियम हो गया, ये तमाम तरीके के, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, ये सारी क्या है, सरकारी कंपनियां, पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं। तो रिफाइनरीज को बोल दिया गया है कि भैया इन्हें बेचो, इन्हें, क्योंकि ये सरकारी कंपनियां, ये सरकारी कंपनियां यानी कि पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, ये जनता तक एलपीजी को पहुंचाएंगे। प्राइवेट कंपनियां तो स्टोर करके रख लेंगी, क्योंकि जब रेट बढ़ेगा तब हम बेचेंगे, अब वो स्टोर करेंगे तो और कमी आएगी और शॉर्टेज होगी, तो डेफिनेटली यहां पे प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है बच्चे, याद रखना। तो आप देखोगे क्या मेजर रोल में, मेजर रोल पे क्या देखोगे, इन तीन कंपनियों का नाम देखोगे, इंडियन, आप देखो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम देखोगे, हिंदुस्तान पेट्रोलियम देखोगे, क्लियर है पॉइंट बच्चे, यानी कि यही तीन बड़ी कंपनियां हैं जो पब्लिक सेक्टर की, जो कि मैनेज करती हैं ये सारी की सारी चीजें, एलपीजी हो गया, पेट्रोलियम हो गया, सारी सारी चीजें। चलिए अब एक यहां पे आपको मैं ग्राफ दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से इंडिया में एलपीजी का मार्केट बढ़ रहा है, यानी कि एलपीजी की डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप देखोगे बच्चे यहां पे 3.4% हर साल, यानी कि पिछले साल 100 सिलेंडर लगते थे, तो इस साल आपको 103.4 सिलेंडर लगेंगे, यानी कि 103.4 सिलेंडर लगेंगे। इतना ज्यादा बढ़ रहा है, और क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि भारत ने पूरी तरीके से यहां पर एक योजना चला रखी है कि ज्यादा से ज्यादा खाना एलपीजी पर ही बनाया जाए, लकड़ियों से खाना ना बनाया जाए, क्योंकि जो पोल्यूशन होता है भाई साहब, कार्बन एमिशन होता है, इसके लिए उज्ज्वला योजना जैसी बहुत सारी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जिसमें कि फ्री ऑफ कॉस्ट कनेक्शन दिया जाता है, पाइप दे दिया जाता है, पूरा सिलेंडर दे दिया जाता है, चूल्हा भी दे दिया जाता है सस्ते सस्ते दामों पे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एलपीजी का इस्तेमाल करें, तो कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए डिमांड कितनी बढ़ती जा रही है, कितनी बढ़ती जा रही है, क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रखना। तो आप क्या देख रहे हो कि 3.4% का डिमांड हर साल बढ़ती ही नजर आ रही है। अब एक कंपैरिजन देख लेते हैं, ये ब्लू वाला 2023 का आंकड़ा है और ये ग्रे वाला 2032 का आंकड़ा है, ठीक है बच्चे। अब कितना कितना डिमांड बढ़ जाएगा 2023 से 2032 तक, अनुमान लगाया जा रहा है। तो रिफाइनरी के केस में देखो बच्चों, 2023 में इतना है, और उसके बाद 2032 में इतना हो जाएगा, यानी रिफाइनरी के जो प्रोडक्ट्स है उनकी डिमांड की बात कर रहा हूं, ठीक है। एसोसिएटेड गैस की अभी डिमांड इतनी है और 2032 में इतनी हो जाएगी, वैसे नॉन एसोसिएटेड गैस की इतनी और इतनी। यहाँ पे आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि भैया डिमांड कम नहीं होगी, डिमांड लगातार बढ़ती चली जाएगी, और फिलहाल भारत का 15 बिलियन, 2023 का आंकड़ा बता रहा हूं, अभी तो 24, 25, 26 आ चुकी है, 15 बिलियन डॉलर का मार्केट है एलपीजी का, यही ले, इसीलिए तो भैया इसमें होड़ लगी रहती है इसका लाइसेंस लेने के लिए, ठीक है बच्चे। अभी देख लेते हैं व्हाई द ईरान कॉन्फ्लिक्ट कुड हिट योर किचन, कैसे हमारे किचन पे असर पड़ने वाला है, देखिएगा बच्चे। यहाँ पे क्या भारत में कितना 31.3 मिलियन टन एक साल में हमारे यहाँ पे क्या इस्तेमाल होता है, एलपीजी, जिसमें से 87% कौन इस्तेमाल करता है, तो घरों में इस्तेमाल होता है, हमारे घरों के किचन में, यानी घरेलू इस्तेमाल होता है, और 13% आप लोग देखोगे कॉमर्शियल, यानी कि होटल में, रेस्टोरेंट में, अलग अलग जगह इस्तेमाल होता है, ठीक है बच्चे। अब आप देखोगे इंपोर्ट डिपेंडेंसी, हम लोग क्या 62% इंपोर्ट करते हैं, 62% इंपोर्ट करते हैं, और इस 62% का कितना 85 से 90% हम लोग कहां से इंपोर्ट करते हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से इंपोर्ट करते हैं, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो ब्लॉक हो चुका है, तो जाहिर सी बात है भैया इंपोर्ट तो आएगा नहीं, और जब इंपोर्ट आएगा नहीं तो डेफिनेटली यहां पे शॉर्टेज तो होगी ही होगी, ठीक है। तो इंडिया का एलपीजी डिमांड की अगर बात कर लें तो देखिए 2017 में 21.6 मिलियन टन था, और 2026 में आकर 30.9 मिलियन टन हो चुका है, ये आप देख सकते हो 30.9 मिलियन टन हो चुका है। तो आप देखो कितना ज्यादा यहाँ पे डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है। रेट के हिसाब से बात कर ले तो 658 रुपए का था जनवरी 2016 में, लेकिन अभी कितना है 913 रुपए का है, 2026 की बात कर रहा हूं। लेकिन बीच में जब कोरोना वाला काल था तो थोड़ा सा बड़ा था, 1103 रुपए हुआ था, बट फिलहाल थोड़ा सा अभी कम हो चुका है, ठीक है बच्चे। चलिए आगे देख लेते हैं। अब डिपेंडेंसी की बात कर लेते हैं मिडिल ईस्ट पे। मिडिल ईस्ट पे हम लोग कितना डिपेंड है मिडिल ईस्ट पे, तो मिडिल ईस्ट पे आप देखोगे हम जितना इंपोर्ट करते हैं ना उसका 92% मिडिल ईस्ट से हम लोग इंपोर्ट करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा आप देखोगे एलपीजी हम लोग कहां से, यूएई से इंपोर्ट करते हैं, सबसे बड़ा सेक्टर। उसके बाद 22% करते हैं कतर से, उसके बाद 15% करते हैं सऊदी अरेबिया से, कुवैत से करते हैं 15% भाई साहब, और अदर्स यानी कि छोटे मोटे इंपोर्ट हो गए वो 8% है हमारे। ये ओवरऑल मिला के 92%, नॉट 22%, 92% हम लोग ओवरऑल कहां
से मिडिल ईस्ट से ही इंपोर्ट करते हैं। ठीक है बच्चे, याद रखना। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे लिए, क्योंकि मिडिल ईस्ट से जो कुछ भी आता है वो उसी रास्ते से आता है। अब भारत को क्या करना पड़ेगा, भारत को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा अपने नीड्स को, यानी कि मिडिल ईस्ट से आप 92% ले रहे हो ना, मिडिल ईस्ट से 92% ले रहे हो नहीं भाई, ठीक है, आप अलग अलग कंट्री से लो, यूएसए से थोड़ा बढ़ा लो, थोड़ा रशिया से बढ़ा लो, थोड़ा बाकी कंट्रीज के साथ बढ़ा लो, एक ही जगह से लोगे। अब देखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होगा तो कितनी दिक्कत आ रही है, तो ये दिक्कत नहीं आएगी ना अगर आप एक ही जगह से लोगे तो। ठीक है बच्चे, याद रखना। तो आप 92% को डाइवर्सिफाई करो, और भारत ये करना शुरू कर चुका है। यानी अभी टोटल इंपोर्ट का आप लोग देखोगे 10% टोटल इंपोर्ट का, एनुअल इंपोर्ट का, वो कहां से ले रहा है भाई साहब, तो यूएस से ले रहा है। क्लियर अपन बच्चों, यूएस से, अमेरिका से। ठीक है बच्चे, अमेरिका से ले रहा है कितना, तो 10% अपनी टोटल इंपोर्ट का, एनुअल इंपोर्ट जितना करता है उसका 10% आप लोगों को दिखाई देगा। और कौन कौन सी कंपनियां यहां पे इन्वॉल्व है, तो वेटोल कंपनी इन्वॉल्व है, उसके बाद देखो ट्रैफिगुरा कंपनी इन्वॉल्व है, और उसके बाद एडनॉक ट्रेडिंग इन्वॉल्व है, जो कि यूएस की कंपनियां हैं जो भारत को अभी इंपोर्ट करने वाली है एलपीजी। ठीक है बच्चे, चलिए अब देख लेते हैं यहां पे कि भारत का अभी स्ट्रेटजी क्या है। तो भारत के पास, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कि तकरीबन 25 दिन का, 22 से 25 दिन का आप लोग देखोगे स्टॉक पड़ा हुआ है, 22 से 25 दिन का तकरीबन स्टॉक पड़ा हुआ है, जिसमें से भाई 10-12 दिन तो खत्म ही हो चुके हैं, 10-12 दिन खत्म ही हो चुके हैं। यानी कि अभी भारत को जरूरत है थोड़ा बहुत और रिजर्व रखने की। तो 3 जगह हम लोग भारत में रिजर्व रखते हैं, 3 जगह। ठीक है बच्चे, कौन कौन सी जगह, तो विशाखापट्टनम स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, दूसरा आप लोग देखोगे मैंगलुरु स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, और तीसरा आप लोग देखोगे बच्चे पद्दूर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। ये 3 जगह हम लोग पेट्रोलियम अंडरग्राउंड रिजर्व करके रखते हैं। लेकिन अभी बहुत एक स्थिति खराब हो चुकी है कि आने वाले समय में न जाने क्या होगा, कुछ भी नहीं पता। तो दोस्तों अभी जो भी हो, और जो भी रणनीति होगी, जो भी स्ट्रेटजी होगी, जो भी आगे सामने आएगी, मैं आपको लगातार इसी तरीके से बताता रहूंगा, इसी तरीके के इंफॉर्मेशन लेकर के आता रहूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले किसी और बेहतरीन लेक्चर में किसी और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।